वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग क्रिएटिव हब। मैं आपको आज भारतीय अर्थव्यवस्था के अगली क्लास में प्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित अध्ययन करवाऊंगा। इससे संबंधित मैं भारतीय अर्थव्यवस्था में टैक्स से रिलेटेड 2 क्लास अब ले चुका हूं और ये क्लास आज तीसरी क्लास है जिसमें डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स हम अध्ययन करने जा रहे हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, ये अभी तक हमने अध्ययन कर लिया है। अब डायरेक्ट टैक्स से संबंधित जो भी सुधार किए गए हैं भारत सरकार द्वारा और जो भी समझौते भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड किए गए हैं, उन सबको आज हम विस्तृत रूप से इस क्लास में अध्ययन करेंगे। अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित एक बहुत ही बड़ा सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था में किया गया है, जिसे जीएसटी कहते हैं, जिसको सभी जानते हैं। जीएसटी से संबंधित कंप्लीट क्लास इससे अगले वाली क्लास में आपको लूंगा, जिसमें जीएसटी का विस्तृत रूप से आपको अध्ययन कराया जाएगा। सबसे पहला रिफॉर्म्स जो प्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित किया गया है वह है प्रत्यक्ष कर संहिता, यानी डायरेक्ट टैक्स कोड, डीटीसी जिसको कहते हैं। डीटीसी के लिए सबसे पहले मैं इसका परिप्रेक्ष्य से बताऊं कि कैसे कैसे इसके बारे में प्रयास किया गया है। डीटीसी के लिए सबसे पहले 2009 में भारत सरकार ने एक ड्राफ्ट पेपर जारी अपनी वेबसाइट पर जारी किया गया था। उस ड्राफ्ट पेपर्स के आधार पर 2010 में भारत सरकार ने 2010 में डीटीसी बिल लेके आई। डीटीसी बिल दोस्तों पारित नहीं हो सका, 2014 तक ये बिल पारित नहीं हो सका। फिर उसके बाद एनडीए दल जो सत्ता में आया उसने इसके लिए टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी बनाई अरविंद मोदी की अध्यक्षता में, जो उस टाइम सीबीडीटी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, इस बोर्ड के भी अध्यक्ष थे और उन्होंने इस पर विस्तृत रूप से परिचर्चा की, इसके ऊपर रिसर्च की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। और फिर इसके बाद में कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश रंजन जी बनाए गए और जिन्होंने 2019 में सुधारों के साथ कंप्लीट डीटीसी का प्रारूप पूरी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। हमें आशा है कि अब 2020 में ये डीटीसी बिल पारित हो जाएगा और यह एक बड़ा सुधार माना जाएगा और एक कानून बन जाएगा। तो प्रत्यक्ष कर प्रणाली का एक प्रस्तावित वैधानिक सुधार है। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर संबंधी अधिनियम के स्थान पर डीटीसी पारित किया जाएगा। केंद्र सरकार के जितने भी प्रत्यक्ष कर संबंधी अधिनियम है उन सबको एक जगह मिलाकर ये डीटीसी पारित किया जाएगा। आपको पता है दोस्तों, हमारे आयकर अधिनियम 1961, उसके बाद में इनमें बहुत संशोधन किए गए हैं और अलग, तो ये सब छिन्न भिन्न हैं। इन अलग अलग प्रकार के आयकर से रिलेटेड कानून बने हुए हैं, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, तो सबको एक जगह एक दायरे में लाके ये डीटीसी सुधार किया जाएगा। तो इसकी हम विशेषताएं देखें, प्रत्यक्ष कर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। प्रत्यक्ष करो हेतु एक तो इससे एकल संहिता का निर्माण होगा। सबसे पहले वही विशेषता है एकल संहिता। मैंने बताया दोस्तों आपको, से पूरे कानूनों को एक जगह इकट्ठा करा जाएगा, तो एकल संहिता। अगली विशेषता है इसमें क्या है, सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो सरल भाषा का प्रयोग से इसमें जो भी प्रावधान जो भी होंगे बहुत ही सीधे, बहुत ही सरल भाषा में उसमें लिखे जाएंगे, जिसको विस्तृत रूप से करो कि इनकी जानकारी नहीं है, तो इनका इस फील्ड का महारथी नहीं है, सिंपल सा एक साधारण नागरिक भी उनको समझ सकेगा, इसलिए इनमें सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अब सरल भाषा का प्रयोग करने से क्या होगा दोस्तों, कर अनुपालन लागत कम होगी। करदाता को इसके लिए कोई सीए हायर नहीं करना पड़ेगा, कोई आयकर विशेषज्ञ अपने पास नहीं रखना पड़ेगा, तो इससे कर अनुपालन लागत कम होगी, टैक्स कॉम्प्लायंस कॉस्ट कम होगी। अब आप जानते हैं टैक्स कॉम्प्लायंस कॉस्ट कम होगी तो व्यक्ति उसके लिए प्रेरित होंगे स्वैच्छिक रूप से और अब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, तो इससे कर अनुपालन बढ़ेगा। अगली विशेषता, इसमें स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाएगा। स्पष्ट भाषा का प्रयोग और सरल भाषा का प्रयोग में दोस्तों मैं आपको अंतर समझा दूं। स्पष्ट भाषा का प्रयोग से मतलब यह है कि उनमें जो भी भाषा यूज की जाएगी वो कानूनी रूप से, कानूनी दाव पेच में इतनी क्लिष्ट नहीं होगी कि किसी को समझ में नहीं आए, तो और उनके दो भावार्थ नहीं निकलेंगे। जैसे हमारे जो न्यायपालिका के द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाते हैं, जो भी हमारे एक्ट बने हुए हैं,
का हम विश्लेषण करने पे अलग अलग अर्थ निकलता है और वो उस हिसाब से जज निर्णय देते हैं। तो इसमें स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाएगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, कर प्रावधानों का दुरुपयोग कम से कम होगा और कर राजस्व से बढ़ेगा। अगली विशेषता है छूट एवं कटौतियां से सीमित की जाएगी। छूट एवं कटौतियां सीमित की जाएगी। जो भी रिबेट्स, जो भी डिडक्शंस जो भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष करों से संबंधित दी जाएगी, तो इनको कम किया जाएगा। पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इनको कम किया जाएगा, सीमित किया जाएगा, जिससे कर आधार बढ़ेगा। कर आधार के बारे में सब पूरी शब्दावलियां मैं अपनी पिछली कक्षाओं में आपको विस्तृत रूप से समझा सका हूँ। एक एक शब्दावली का मैंने आपको अर्थ समझाया था, आप वो क्लास देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इससे कर आधार बढ़ेगा। क्रॉस रेफरेंस में कमी। क्रॉस रेफरेंस में कमी। क्रॉस रेफरेंस में कमी का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जैसे हम आयकर फाइल करते हैं, इस उदाहरण को मैं आपको इनकम टैक्स फाइल वाले से समझाता हूँ। तो उसमें लिखा होता है भाई, हाँ, आपको इसके तहत सेक्शंस, इसके तहत रेफरेंस अपेंडिक्स ए में जो प्रावधान दिए गए इसके तहत, तो उसमें बहुत सारे रेफरेंस होते हैं। तो उन रेफरेंसों में धीरे धीरे करके कमी की जाएगी। तो हमें बार बार उनको रेफरेंसों को के नियम कायदे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसकी अगली विशेषताएं हैं। और अगली विशेषता इसकी लचीली प्रणाली। लचीली प्रणाली यह है कि बिना कर अधिनियमों में संशोधन किए कर प्रावधानों में परिवर्तन करने का इसमें प्रावधान किया जाएगा। मतलब पूरे कर अधिनियम को बदलने की जरूरत नहीं है, उसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम कर प्रावधानों को लागू कर सकते हैं। जैसे अभी टैक्स स्लैब नया टैक्स स्लैब लागू किया गया, तो इस बार के बजट 2020-21 के बजट में नया टैक्स स्लैब भी लागू किया गया और पुराना टैक्स स्लैब भी चलता है। तो नए टैक्स स्लैब को लागू करने के लिए हमें हमारे आयकर अधिनियम 1961 जो भी बने हुए हैं, जो भी में संशोधन किए, उसमें नए संशोधन के से इसके तहत जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला सुधार आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब इतना सही है कि पूरे जो प्रत्यक्ष कर है उनको एक जगह इकट्ठा करके एक संहिता बना दी जाए, तो हमें अलग अलग उनको उसमें कन्फ्यूजिंग की जरूरत नहीं रहे। और इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया जाएगा, स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाएगा। इसमें लचीली प्रणाली व्यवस्था होगी, छूटें एवं कटौतियाँ सीमित की जाएगी, क्रॉस रेफरेंस कम किए जाएंगे। इन सब का मुख्य उद्देश्य यही है कि कर परिहार से बचा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कॉम्प्लायंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा आयकरदाता या प्रत्यक्ष कर जो भी अदा करता है उसके दायरे में आए और सरकार का कर राजस्व बढ़े। प्रत्यक्ष कर से संबंधित हमारा जो दूसरा सुधार है वह है गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल ये प्रत्यक्ष कर प्रणाली का एक प्रावधान या नियम है जिसका उद्देश्य कर प्रावधानों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना। जो भी हमारे टैक्स अवॉइडेंस करों में जो चोरी की जाती है, कर प्रावधानों का दुरुपयोग करों में चोरी की जाती है, उसको समाप्त करने के लिए ये सुधार लाया गया है। इसमें कर विभाग को विवेकाधीन शक्तियां दी गई है। विवेकाधीन शक्तियां से तात्पर्य है कि उनको विशेष शक्ति दी गई है कि यदि उनको लगता है कि कोई कर चोरी करता है तो उस पर वह जुर्माना या उस पर फीस वसूल कर सकते हैं, उनको उसमें शक्ति दी गई है। किसी फर्म द्वारा अनुचित परिहार व्यवस्था की स्थिति में उस फर्म या करदाता को कर छूट से वंचित कर सकता है। यदि इनको कर विभाग को विवेकाधीन शक्ति दी गई है, यदि उनको लगता है कि कोई फर्म है या कोई कंपनी है, यह ऐसा कोई रास्ता निकाल के कर प्रावधानों का दुरुपयोग करती है, तो ये उसको समाप्त कर सकता है और उसको जो उस छूट मिलती है उससे उसको वंचित कर सकता है। फर्म द्वारा कोई व्यवस्था या लेन देन केवल कर देयता कम करने हेतु करने की स्थिति में उस फर्म को कर छूट से वंचित किया जा सकता है। यदि उसका इंटेंशन कंपनी, फर्म या व्यक्ति का कर चोरी करने का है कर प्रावधानों के तहत, तो ये उसको छूट से वंचित कर सकता है। तो ये है गार। तो इसके लाभ क्या है? इसके लाभ यह है दोस्तों, इससे एक तो कर परिहार में कमी आएगी और डीटीए के दुरुपयोग में इससे कमी आएगी। मैं आपको उदाहरण से समझाऊं कैसे कर प्रावधानों के दुरुपयोग पर गार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। जैसे कि माना ये है इंडिया और ये है फ्रांस।
अब कोई कंपनी है जो इंडिया में अपना वो एस्टेब्लिशमेंट करती है, अपना अपना व्यापार या अपना काम धाम जो भी है वो चालू करती है, तो और उसी का वो विदेश में भी अपनी एक संस्था स्थापित करती है, तो उसको यहाँ पर भारत में भी कर देना पड़ेगा और फ्रांस में से जो लाभ अर्जित किया उस पर भी कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो ये जो कंपनी है ये कर चोरी करने के उद्देश्य से, जैसे ये मॉरिशस है, मॉरिशस, तो कर चोरी करने के उद्देश्य से यह अपना पूरा कारोबार या अपने पूरी कंपनी मॉरिशस में स्थापित कर देती है। और मॉरिशस के साथ हमारे देश ने DTAA साइन कर रखा है, DTAA। अभी मैं DTAA के बारे में बताऊंगा। DTAA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA के साथ हमने DTAA कर रखा है मॉरिशस से। अब ये क्या करेगी, फिर यहाँ से ये फ्रांस में और भारत में अपना व्यापार शुरू करेगी, जिससे कर चोरी की संभावना। DTAA, यहाँ पे मैं आपको DTAA भी समझा दूँ दोस्तों। DTAA का मतलब यह है कि दोहरा कर प्रावधान से है, जिसमें एक ही कंपनी या व्यक्ति की एकल आय एक से अधिक देशों में कर योग्य हो जाती है। भारत, फ्रांस, ये मॉरिशस, तो भारत और फ्रांस के बीच में भारत भी उस पर कर लगाएगा और फ्रांस भी कर लगाएगा। तो यहाँ के नियम अलग है, यहाँ के नियम अलग है। तो इसको रोकने के लिए, आपस में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने करीब 88 देशों के साथ DTAA समझौते करने का प्रावधान है। अभी तक हमने 85 देशों के साथ DTAA संधि हम कर चुके हैं। DTAA करने के बाद में ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही कंपनी या व्यक्ति की एकल आय एक से अधिक देशों में कर योग्य हो जाती है। ऐसी स्थिति विभिन्न देशों में कराधान के भिन्न नियमों के कारण होती है। ये तो हुई कि दोहरे कराधान, ये भी कर लगाएगा, ये भी। इससे क्या समस्या होती है, तो दोहरे कराधान से मुक्ति के लिए दो देशों की सरकारें दोहरा कराधान अपंचम समझौता, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करती है, जिसका उद्देश्य दोहरे कराधान की समस्या से परस्पर राहत प्रदान करना है। तो भारत और मॉरिशस में से दोनों में से एक जगह ही उसमें कर लिया जाएगा। तब आमतौर पर भारत ने टैक्स हेवन कंट्रीज से ये से समझौते कर रखे हैं, जैसे मॉरिशस हुआ, सिंगापुर हुआ, बहामास हुआ, केमन द्वीप हुआ। तो मॉरिशस से इनसे समझौते करने के बाद जो भी कंपनी फर्म है उसको यहाँ पे भारत में कर नहीं देना पड़ेगा, उसमें मॉरिशस में ही उसको कर देना पड़ेगा। और वहाँ पर भी कर नाम मात्र का होता है, क्योंकि ये छोटे देश है, इनके द्वारा हम हमारा विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए ये समझौते करते हैं। उदाहरण के लिए भारत और मॉरिशस के बीच DTAA है। यदि मॉरिशस ने कर लगाया तो भारत द्वारा कर नहीं लगाया जाएगा, जैसे मैं आपको भी समझा। यदि भारत ने कर लगाया तो फिर मॉरिशस ने नहीं लगाएगा, यदि मॉरिशस ने कर लगाया तो भारत में, दोनों में से दोनों देश कर नहीं लगाते हैं, दोनों में से एक ही देश के द्वारा उसमें कर लगाया जाता है और राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से लाभ को पुनः निवेश किया जाता है। ये राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से पुनः निवेश किया जाता है। अभी मैं आपको और राउंड पूरा समझा दूंगा। इससे पहले वाली जो हम पढ़ रहे थे मतलब DTAA का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। DTAA का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, मैं आपको फिर वही उदाहरण वापस क्लियर करता हूँ। ये भारत की कंपनी है और ये फ्रांस में अपना व्यापार एस्टेब्लिशमेंट करती है और भारत में, तो ये जो फ्रांस में लाभ अर्जित करेगी उस पर भी कर लगेगा और भारत में जो भी इसका निवेश जो भी लाभ अर्जित करेगी उस पर कर लगेगा। माना कि यहाँ पे 10 लाख रुपए इसने भारत में निवेश किया, 5 लाख रुपए यहाँ से इसको आए, तो इन दोनों जगह कर लगेगा। अब कर चोरी कैसे करती है कोई कंपनी? अब कंपनी क्या करेगी कि वो पता करेगी कि DTAA किस किस के साथ हो रहा है। माना मॉरिशस के साथ DTAA भारत ने कर रखा है, तो वो अपनी पूरी कंपनी मॉरिशस में स्थापित करेगी, भारत में वो कंपनी स्थापित नहीं करेगी। अब वो कंपनी भारत की मानी ही नहीं जाएगी, वो कंपनी कहाँ की मानी जाएगी? मॉरिशस की मानी जाएगी। फिर मॉरिशस की मानी जाएगी और फिर फ्रांस में व्यापार कर रही है, तो भारत की विदेशी हुई नहीं, तो इसमें भारत को यहाँ से जो 5 लाख रुपए पर कर मिलना था वो कर नहीं मिलेगा। और ये जो भारत ये जो 10 लाख रुपए है इसमें भी इसको कर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी मॉरिशस की मानी जाएगी। तो ऐसे इससे कर
वंचन किया जा रहा था, डीटीए का दुरुपयोग किया जा रहा था। तो भारत सरकार ने गार का ऐसे प्रावधान रखा है, कैसे नियम बनाए हैं जिससे कर परिहार जो ये पूरा सिस्टम है उसको रोकने के लिए यह प्रत्यक्ष कर सुधार किया गया। इसमें टैक्स विभाग, इनकम टैक्स विभाग, कर विभाग को विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई है कि ऐसी उनको लगता है कि वो जानबूझकर ये डीटीए वाले देशों से अपनी फर्म वहाँ स्टेब्लिश करती है और कर चोरी करने का उनको आभास होता है, तो फिर उनको वो कर छूट से वंचित कर सकती है। भले ही उस देश के साथ भारत ने डीटीए कर रखा हो, लेकिन उसको कर छूट से वंचित किया जा सकता है। आपको गार अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसके लाभ क्या क्या होंगे। इसका लाभ यह होगा कि देश तो अभी कर परिहार में कमी आएगी, ये समझा ही दिया मैंने आपको कैसे 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 कर परिहार में कमी आएगी। दूसरा से डीटीए का संधियों का जो दुरुपयोग किया जाता है उसमें कमी आएगी। डीटीए के बारे में आपको पूरा भी समझा दिया। और फिर पार्थ सारथी सोम समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में 1 अप्रैल 2017 से गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स लागू हो गए हैं। आगे अगला महत्वपूर्ण कर सुधार है दोस्तों पोइम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा, या इसमें अगर आपको कोई समस्या है मेरे पढ़ाने के तरीके में, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मैं उसको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अब 2 सुधार हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, एक तो डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड, और दूसरा दोस्तों हमने गार सुधार पढ़ लिया है। डीटीसी अभी लागू नहीं हुआ है, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में पूरा। गार 1 अप्रैल 2017 से लागू हो गया है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर सुधार है वो है दोस्तों पोइम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्रभावशाली प्रबंधन। प्लेस आप इनके इंग्लिश में ही अर्थ ध्यान रखें, इसमें हिंदी शब्दावली में आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आपको कर सुधार का नाम है, प्रत्यक्ष कर सुधार का नाम है पोइम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैं आपको पोइम समझाता हूँ कि कैसे ये हमारे प्रत्यक्ष कर सुधार है और इसमें क्या क्या किया जाएगा। 1 अप्रैल 2016 से इसको लागू कर दिया गया है। इसमें उन गैर निवासी कंपनियों को कर परिप्रेक्ष्य में भारत की निवासी कंपनी माना जाएगा यदि उनकी प्रबंधकीय एवं वाणिज्य निर्णय भारत में लिए जाएंगे। उन कंपनियों की भारतीय एवं विदेशी आय पर भारत में कर लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य उन कंपनियों को कर के दायरे में लाना है जो घरेलू कंपनियां हैं, किंतु वह स्वयं को एक होल कंपनी के माध्यम से गैर निवासी घोषित करती है। मैं आपको पूरा उदाहरण से समझाऊं, जब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। यह है भारत और ये है फ्रांस। पहले वाला उदाहरण ले लेते हैं तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। और ये है मॉरिशस एम। अब यहाँ पे वही कंपनी थी, 10 लाख भारत में उसका बिजनेस था या उसका लाभ था, 5 लाख फ्रांस में उसका लाभ था। अब यह अपनी कर चोरी करने के उद्देश्य से यह क्या करती है कि अपनी एक सेलो कंपनी बनाती है मॉरिशस में। सेलो कंपनी बनाने का ये इनका सीधा साधा कर चोरी करने का उद्देश्य होता है। ये मॉरिशस में इसने सेल कंपनी क्या होती है, ये क्या करेगी, सरकार के पास उस कंपनी को पंजीकृत कराएगी और कागजों में दिखाया जाएगा कि पूरा लेन देन हम मॉरिशस में कर रहे हैं। तो ये हो गई सेल कंपनी। पर यह सेल कंपनी पूरा अपना लेन देन यहाँ पर कर रही है और फिर ये अपनी एक ब्रांच यहाँ पे खोलेगी और अपनी एक ब्रांच यहाँ पे खोलेगी। तो एक भारत में और एक फ्रांस में। तो भारत में और फ्रांस में एक कंपनी इसने खोल दी, तो वो ऐसा लगेगा कागजों में कि ये कंपनी यहाँ की है, तो और कर चोरी से बचा जाएगा। इनके साथ डीटीए कर रखा है तो ये कंपनी अपने पूरे कर से बच जाती है। तो इस सिस्टम को रोकने के लिए हमने कौन सा कर सुधार किया है, पोइम। हम ये देखेंगे कि कर विभाग वाले अधिकारी यह देखेंगे कि यह कंपनी का प्रबंधकीय, ये लिखा उनकी मुख्य प्रबंधकीय वाणिज्यिक निर्णय, कंपनी के जो महत्वपूर्ण निर्णय, जो भी कॉमर्शियल निर्णय, वो सब भारत में ही लिए जाए। बल्कि कंपनी यहाँ की हो लेकिन वो सब उस भारत में लिए जाएं। यदि ये कंपनी अपने निर्णय भारत में नहीं लेती है और एक सेलो कंपनी के रूप में यहाँ एस्टेब्लाइज्ड है, कंपनी नाम मात्र में तो यहाँ है, बिल्डिंग मुंबई में है,
कर्मचारी मुंबई में काम कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ मुंबई से लेन देन हो रहा है पूरा, और ऐसे कर चोरी बचाए तो उसको भी कर छूट से वंचित किया जा सकता है। यह आपको पोइम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यदि आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें यह समझ में आ गया है। मैं आपको और रिवाइज करा देता हूँ। उन गैर निवासी कंपनी को कर परिप्रेक्ष्य में, गैर निवासी कंपनी है यानी वो कंपनी भारत की नहीं है। कंपनी कहाँ पर स्थापित की गई? मॉरिशस में। भारत की निवासी कंपनी माना जाएगा। कंपनी मॉरिशस में स्थापित है लेकिन फिर भी उसको कहाँ की कंपनी माना जाएगा? निवासी कंपनी। क्यों? क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि उसके प्रबंधकीय व वाणिज्य के निर्णय कहाँ लिए जा रहे हैं दोस्तों? उसके प्रबंधकीय वाणिज्य के निर्णय भारत में लिए जा रहे हैं। तो केवल कागजों में लेन देन यहाँ दिखाना और केवल पंजीकृत करा देने मात्र से ही ये कंपनी मॉरिशस की नहीं मानी जाएगी, भारत की ही कंपनी मानी जाएगी। और इस पर उसी प्रकार से कर लगेंगे जो एक घरेलू कंपनियों पर कर लगते हैं। इनका उद्देश्य उन कंपनियों का कर के दायरे में लाना है जो घरेलू कंपनियां हैं, किंतु वे स्वयं को एक होल कंपनी के माध्यम से गैर निवासी घोषित करती है। फिर यही कंपनी यदि फ्रांस में करेगी तो भारत की विदेशी कंपनी मान के इस पर भी कर लगाया जाएगा, इस पर भी कर लगाया जाएगा। तो इससे पहले वाला सुधारगार में तो डीटीए के दुरुपयोग को रोकने के लिए वो समझौता किया गया। डीटीए के दुरुपयोग को रोकने के लिए वो प्रत्यक्ष सुधारगार लागू किया गया, और ये भी उसी वैसा ही कर सुधार है। इसमें एक सेलो कंपनी का प्रावधान है। आप ये ध्यान रखना, सेलो कंपनी का पता लग जाता है यदि वो वास्तविक रूप से उसका अपना लेन देन कहाँ पर करती है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे वो दे रखा, आधिकारिक तौर पर लेन देन दर्शाती परंतु इनके वास्तविक लेन देन शून्य होते। उदाहरण के लिए ए ने केमन द्वीप पर कंपनी खोली, ये सेलो कंपनी है। क्यों? क्योंकि इसका वास्तविक लेन देन तो शून्य है, ये केवल नाम मात्र का कागजों में अपना लेन देन दिखाती है, परंतु सारा देख रेख कहाँ से होता है? मुंबई से। तो फिर भारत के कर नियम लागू होंगे। ये कर सुधार आपको समझ में आ गया होगा। अगला महत्वपूर्ण कर सुधार है बीईपीएस। ये बीईपीएस तो एक तरह का कदाचार है, इसको दूर करने के लिए एक सुधार किया गया था जो इससे अगली वाली स्लाइड में है, उसे बोलते हैं बीईपीएस प्रोजेक्ट। उससे पहले हम ये तो जाने कि बीईपीएस क्या होता है, तब जाके हमें समझ में आएगा कि बीईपीएस प्रोजेक्ट या उससे संबंधित सुधार क्या है। बीईपीएस तो यह तो एक प्रकार का कदाचार है दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा बुरा आचरण कदाचार है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया जाने वाला एक कदाचार मेल प्रैक्टिस है, जिसके अंतर्गत वह मेजबान देश से अपना लाभ अन्य देश कर आश्रय में मतलब टैक्स हेवन कंट्रीज में स्थानांतरित करके कर देयता कम कर लेती है और फिर कर देयता कम कर लेती है और फिर कर चोरी करती है और कर प्रावधानों का दुरुपयोग होता है। यह सामान्यतः स्थानांतरण मूल्य का दुरुपयोग करके किया जाता है। अभी तक आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पूरा पता है। मैं आपको इसको उदाहरण से समझाऊंगा तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है कि ये एक कदाचार है, ये एक मेल प्रैक्टिस है। अब इसको मैं समझाता हूँ। जैसे कि यानी मेजबान देश से अपना लाभ अन्य देश, ये है भारत। मैंने एक डायग्राम पहले से ही इसमें बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये है भारत है। भारत में एक कंपनी फर्म ए और एक मॉरिशस, यहाँ पे कंपनी फॉर्म कंपनी है फर्म बी। ये इसी की पेरेंट कंपनी है, इसी की अनुषंगी कंपनी है, माना कि आप मान सकते हैं इसी की ब्रांच है। अब ये मॉरिशस में अपना मेन कंपनी यहाँ पर मॉरिशस में है, इसी की अनुषंगी कंपनी भारत में है। ये देखो यहाँ पे मेजबान देश से अपना लाभ अन्य देश में स्थानांतरित करके, मेजबान देश यहाँ पे कौन सा है? मॉरिशस। अन्य देश कौन सा है? भारत। अब ये कैसे करती है? सामान्यतः स्थानांतरण प्राइसिंग का दुरुपयोग करके जाता है, ट्रांसफर। इसमें पहले तो ये मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग होती क्या है। यदि आपको ट्रांसफर प्राइसिंग समझ में आ गया तो आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि बीईपीएस क्या होता है और कैसे ये इसका दुरुपयोग किया जाता है। ट्रांसफर प्राइसिंग तो गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग का उपयोग करके मूल्यों में लेन देन में के मूल्यों में हेराफेरी करना, उनका क्रय विक्रय गलत सलत दिखाना, तो उससे ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है। ट्रांसफर प्राइसिंग ये होती है कि ये मेजबान देश की कंपनी है बी, मॉरिशस मेजबान देश है। अब ये अपनी एक अनुषंगी कंपनी भारत में स्थापित करती है। अब इसने
मॉरिशस की कंपनी ने भारत की कंपनी को 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल 10 लाख डॉलर का रॉ मटेरियल इसको सप्लाई किया। अब ये कंपनी तो इसी की ही है। अब ये वास्तव में तो इसको 10 लाख डॉलर का रॉ मटेरियल कच्चा माल सप्लाई करती है, लेकिन कितना का दिखाती है दोस्तों? इसको दिखाती है 15 लाख का, क्योंकि कंपनी तो इसकी ही है भाई। इनका प्रबंधक के तो ये तो इसकी अनुषंगी कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 लाख का इसमें दिखाए तो इस कंपनी का लागत क्या होगा दोस्तों? भारत में जो कंपनी है उसका लागत क्या होगा? बढ़ जाएगा। लागत बढ़ जाएगा तो अब आप समझते हैं लागत बढ़ जाएगा तो उसका लाभ क्या होगा? लाभ कम होएगा। लाभ कम होगा तो उस पर हमारा जो कौन सा कर लगेगा? यहाँ पे जो CIT लगेगा, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स निगम कर लगेगा। वो निगम कर यहाँ पे कम देना पड़ेगा और ये इस प्रकार से यहाँ पे कर चोरी करती है। एक ये है। फिर ये कंपनी अपना लाभ कहाँ अपनी यहाँ पे दिखाएगी? जैसे इन्होंने 15 लाख डॉलर का ही 15 लाख डॉलर इन्होंने भारत यहाँ पे निवेश करना बता दिया। यही पूरा लाभ यहाँ पे फॉर्म बी जो मॉरिशस में वहाँ पे स्थानांतरित करे तो इसका आगम तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 15 लाख का माना कि 30 लाख मान लो आप, 30 लाख इसने लाभ अर्जित किया और ये इसको भारत में भी मॉरिशस में जो फर्म है अपनी पेरेंट कंपनी है मेन, वहाँ पर अपना लाभ पूरा वो दर्शा देती भाई ये पूरा लाभ हमने यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया। तो यहाँ पे लाभ स्थानांतरित किया, उस पर कर तो दे ही दिया उसने। मैंने समझा दिया आपको उसने कर चोरी कैसे की। उसने कर चोरी ऐसे की, अभी तक यही हुआ है दोस्तों। फार्म बी कंपनी है मॉरिशस में स्थापित है, इसकी पेरेंट कंपनी है फार्म ए, ये भारत में स्थापित की गई है। इस फर्म बी ने 10 लाख डॉलर का कच्चा माल फर्म ए को स्थापित किया है। तो कागजों में इसका मूल्य कितना दिखाया गया है? इसका मूल्य दिखाया गया है 15 लाख डॉलर। यानी इसने जो फर्म ए है इसकी लागत क्या हो गई? इसकी लागत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो 10 लाख डॉलर का कच्चा माल आना था वो कितने में आया? 15 लाख डॉलर में। तो जब लागत बढ़ गई तो लाभ क्या होगा? लाभ कम होगा। लाभ क्या होता है दोस्तों? जितना वही माइनस अपन ने जो पैसे लगाया लागत, या तो वो हमारा क्या है? लाभ। तो जब लागत बढ़ जाएगी, लागत ही ज़्यादा दिखा रहे हैं तो सीधी साधी बात है लाभ कम होगा। लाभ कम होगा तो उस पर इस कंपनी को कम कर देना होगा। वैसे कर चोरी करती। अब यहाँ तक मैं समझा दिया था। अब आगे देखो दोस्तों कि ये जो अपना लाभ है 30 लाख डॉलर इसने लाभ कमाया और फर्म बी को स्थानांतरित करना बता दिया। अब फर्म बी अब यहाँ पर भी कैसे कर चोरी की जाएगी? अब यहाँ आगत क्या होगी दोस्तों? यहाँ पर आगत बढ़ जाएगी क्योंकि 30 लाख डॉलर अब तो फिर यहाँ पे इसको कर देना पड़ेगा 30 लाख पर। और मॉरिशस के साथ DTA साइन है ही ऑलरेडी, तो इस यहाँ पर कर कम देना पड़ता है। और यहाँ पर भी कर चोरी करके वो कर परिहार कर लेती है और यहाँ पर भी कर चोरी करके कर परिहार करती है। और ऐसे अपन हमारे देश में कर चोरी की जाती है। इससे हमारे देश को कर राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होता था। तो और नॉर्मली ये टैक्स हेवन कंट्रीज में की जाती है। टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होते हैं दोस्तों? मैं आपको टैक्स हेवन कंट्रीज भी टैक्स हेवन कंट्रीज ये क्या एक प्रकार के छोटे देश होते हैं और यहाँ पर कर दरें कम होती है और इनके क्या है? उदार नियम होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों निवेशकों की गोपनीयता बरकरार रखी जाती है। इसलिए यहाँ कंपनियां चाहती है कि हम यहाँ पर अपना इन देशों के थ्रू अपना व्यापार स्थापित करें जिससे कर चोरी की जा सके। तो अभी तक तो आपको क्या समझ में? अभी तक तो यही बताया है कि BEPS क्या होता है, कैसे कर चोरी हो रही है। एक यहाँ पे ज़्यादा करके वो ये लाभ कम दे रही है और यहाँ पे जो समझौता कर रखा है इससे कर चोरी है। तो ये अभी तो कर चोरी है। अभी तक मैंने यह नहीं बताया कि ये कर सुधार इसमें कैसे किया गया है। अब ये तो हुई ट्रांसफर प्राइसिंग का दुरुपयोग करके कर चोरी की गई। अगला मैं आपको बताऊं अब कैसे उनमें सुधार किया गया है। तो G20 देशों ने इसकी पहल की थी और OECD ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट देशों द्वारा 2015 में BEPS प्रोजेक्ट को लागू किया गया। वो जो BEPS था, ये जो BEPS है दोस्तों पूरा बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसको रोकने के लिए कौन सा कर सुधार किया गया है वो हम पढ़ रहे हैं BEPS प्रोजेक्ट। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। ये टर्म आप अच्छे से समझ लीजिए।
ये यूपीएससी, आरएस, स्टेट पीसीएससी में इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में। आमतौर पर अभ्यर्थियों को इन शब्दों के अर्थ स्पष्ट नहीं होते हैं। जब मुख्य परीक्षा में लिखने की बारी आती है तो वहाँ पे कुछ भी याद नहीं आता है इनसे संबंधित। तो आप इन शब्दों के अर्थ समझ लीजिए। आपको समस्या आती है तो आप कमेंट करिए दोस्तों, आपको निश्चित रूप से समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने खुद इनको 10-10 बार पढ़ के समझा है और मैं आज आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो आप बीईपीएस प्रोजेक्ट के बारे में समझिए दोस्तों। बीईपीएस प्रोजेक्ट G20 देशों द्वारा लागू किया गया है। G20 देशों ने सुझाव दिया और OECD द्वारा लागू किया गया है। तो बीईपीएस बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग पर अंकुश लगाने के लिए 3 दृष्टिकोण इसमें सुझाए गए हैं। पहला है दोस्तों, कर संधियों में ही स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि कर परिहार की संभावना उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा, इसमें जो दृष्टिकोण प्रस्तावित किया गया है वह है कि कर संधियों में लाभ की सीमा का प्रावधान होना चाहिए, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट का प्रावधान होना चाहिए। उसमें निम्नलिखित मानदंडों को पूरी करने वाली कंपनियों को ही छूट मिलेगी। तो कौन कौन से मानदंड उसमें होने चाहिए? पहला, एक तो निवेश से संबंधित मानदंड है। निवेश से संबंधित मानदंड ये है कि उसने अपना इतना निवेश यहाँ पर कर रखा है। दूसरा, कर्मचारी संबंधित मानदंड है कि उसके कर्मचारी मेन रूप से कहाँ पर काम करते हैं। और तीसरा, निवासी निदेशकों संबंधी मानदंड है। ये तो है कौन कौन से मानदंड है जिनको लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट यानी जो लाभ मिलता था, ट्रांसफर प्राइसिंग ऐसे जो भी करते थे उसमें ये उनको मानदंड रखने हैं। तो पहला तो दृष्टिकोण ये हुआ कि इस संधि में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि हम कर परिवार की संभावना उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा, लाभ की सीमा का किस किस को प्रावधान मिलेगा। और तीसरा है गार संबंधी मानदंड। तो ये है बीईपीएस प्रोजेक्ट। तो इससे संबंधित 15 कार्य योजनाएं सुझाई गई है। उनमें से महत्वपूर्ण यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इनसे पहले यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा इनके अर्थ बता देता हूँ। कौन कौन से कार्य? इक्विलाइजेशन लेवी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, कंट्री बाय कंट्री डिपॉजिट। इक्विलाइजेशन लेवी यह होती है कि ये एक प्रकार का गूगल टैक्स है। गूगल टैक्स क्या होता है दोस्तों? जो भी कंपनी इंटरनेट के द्वारा अपने जो विज्ञापन ये प्रसारित करती है तो उस पर जो कर लगता है उसको बोलते हैं गूगल टैक्स। तो ये इसको इक्विलाइजेशन मतलब सभी कंपनियों को इतना तो वह कर देना ही पड़ेगा, इक्वल लाने का प्रयास किया जाता है। आमतौर पर ये 6% रखा गया है। दूसरा है परमानेंट एस्टेब्लिश। अभी मैंने आपको समझा ही दिया इससे पहले पोइम में कि अपने वो उनके मुख्य प्रबंधकीय वो वाणिज्यिक सभी निर्णय एक कहाँ पर लिए जाएंगे, उस हिसाब से उनको कर छूट का लाभ मिलेगा। परमानेंट। और कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग में कि इस एक कंपनी को बताना पड़ेगा कि मेरी एक यहाँ पर कंपनी है, मॉरिशस में कंपनी है, सिंगापुर में कंपनी है, यूएसए में कंपनी है, फ्रांस में, कि इसकी कहाँ कहाँ पर पूरे विश्व में कंपनियाँ हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट। 2017 में भारत सरकार ने बिप्स प्रोजेक्ट को लागू करने हेतु बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बीईपीएस प्रोजेक्ट को लागू करने जो 1 अक्टूबर 2019 से दोस्तों लागू हो गया है। आपको ये समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अभी तक पूरी क्लास में मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूँ मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से कि आज की क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया गया है, ताकि आपको यहीं पे पूरा क्लास याद हो जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा है पहला प्रत्यक्ष कर सुधार डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड, प्रत्यक्ष कर संबंधी। इसमें यह बताया गया कि सभी कर अधिनियमों को एक जगह उनको संग्रहित किया जाए और एकल संहिता बनाई जाए। इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है, स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें छोटे एवं कटौतियाँ सीमित की जाएगी। इसमें लचीली व्यवस्था है। इसमें कोई प्रकार प्रावधान लागू करने के लिए कर अधिनियमों में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अगला सुधार किया गया था दोस्तों गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। इसमें यह बताया गया है कि कैसे DTAA के जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTA के बारे में आपको विस्तृत रूप से अध्ययन कराया कि कैसे मॉरिशस के साथ भारत की DTA कैसे कोई फर्म या कंपनी कैसे कर प्रावधानों का दुरुपयोग करके कर चोरी करती है। तो उस कर चोरी को रोकने के लिए गार लागू किया गया। और गार में ये देखा गया है कि यदि कर विभाग को इसमें विवेकाधीन शक्ति दी गई कि यदि कर विभाग के अधिकारियों को यह लगता है कि यहाँ पे कर चोरी करने के उद्देश्य से DTA का दुरुपयोग किया जाता है तो गार
सरकार के द्वारा उसको रोका जा सकता है। इसके लाभ भी बताए, इससे कर परिहार में कमी आएगी, डीटीए के दुरुपयोग रोका जाएगा। दोस्तों, गार का इसके के जो कुछ दुरुपयोग भी है जो मैं आपको बताऊं, हालांकि वास्तव में वो दुरुपयोग नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना बताई गई थी पार्थ सारथी सोम कमेटी के द्वारा कि एक तो उसमें क्या है, टैक्स टेररिज्म की संभावना बढ़ सकती है। यह शब्द उधर में बताना भूल गया, मैं आपको इसका अर्थ यहाँ समझा देता हूँ। टैक्स टेररिज्म, तो जो कर विभाग को जो विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई है तो उससे भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है कि उसमें जो भी आयकर अधिकारी है, तो आयकर अधिकारी क्या करेगा, आयकर अधिकारी उनसे अनुचित कर की मांग कर सकता है कि यदि आपने यह कर आपने ऐसे किया है तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके मिसयूज करके उसमें भ्रष्टाचार कर सकता है, तो उसको बोलते हैं टैक्स टेररिज्म। लेकिन तो इसी को दूर करने के लिए इसको लागू करने में डिले हो गया, क्योंकि 2014 में ही पार्थ सारथी समिति गठित की गई थी और ये गार 1 अप्रैल 2017 को लागू किया गया। तो इस दरमियान इसमें विशेष सुझाव दिए गए और ये बताया और उसमें सेफ्टी गार्ड्स रखे गए। यह है कि जो टैक्स ऑफिसर के खिलाफ इसमें प्रमुख आयकर आयुक्त को इसमें कंप्लेंट की जा सकती है। प्रमुख आयकर आयुक्त से भी अगर निर्णय से आप सहमत नहीं है तो इसमें एपीलेट ट्रिब्यूनल का भी प्रावधान है, जिसमें हाई कोर्ट का जज इसका अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य तो इसमें आयकर विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं और 2 सदस्य गैर आयकर विभाग के अधिकारी होते हैं और इसको रोका जाता है। तो ये इतना कोई बड़ा इसका ये हानि या इसका दुष्प्रभाव नहीं है। इससे आगे हमने पढ़ा दोस्तों पोइम क्या होता है, इसके बारे में बताया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। पोइम में यही है कि दोस्तों ये देखा जाता है कि कंपनी के प्रबंधकीय या मुख्य वाणिज्यिक निर्णय जहां पर लिए जाए वहीं की वो कंपनी निवासी कंपनी मानी जाएगी और उसी प्रकार से उसमें कर लगाए जाएंगे। भले कि में कंपनी मॉरिशस में पंजीकृत हो या कंपनी कहीं भी पंजीकृत हो, उसको कर छूट से वंचित किया जा सकता है। अगला हमने सुधार पढ़ा है दोस्तों BEPS प्रोजेक्ट। सुधार पढ़ने से पहले हमने BEPS के बारे में बताया कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, और यहाँ पे पोइम में हमने सेलो कंपनी का भी प्रावधान पढ़ा था दोस्तों। BEPS प्रोजेक्ट में ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में मैंने आपको अध्ययन कराया कि कैसे ट्रांसफर प्राइसिंग का दुरुपयोग किया जाता है। कोई कंपनी मॉरिशस में स्थापित होती है, उसकी पेरेंट कंपनी भारत में स्थापित की जाती है और फिर वो उदाहरण से मैंने आपको समझाया था, उसमें 10 लाख $10 का रॉ मटेरियल भारत की कंपनी को स्थानांतरित करना है तो वो 15 लाख बताएगी, उससे उसका आगत क्या होगी, उससे आगत बढ़ जाएगी तो उसका लाभ कम होगा। भारत में जो कंपनी लाभ कम होगा तो उस पर उसको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो निगम कर भी कम देना पड़ेगा। और ऐसा ही फिर वो लाभ भारत में वो मॉरिशस में स्थापित करेगी तो वहाँ पर भी उसको लाभ ज़्यादा दिखाएगा, तो वहाँ उनके साथ ऑलरेडी DTA है तो वहाँ पर भी उसमें हमें उस कंपनी को क्या है कर चोरी की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसको रोकने के लिए BEPS प्रोजेक्ट लागू किए गए। BEPS प्रोजेक्ट G20 देशों द्वारा दोस्तों सुझाए गए थे और OECD ने 2015 में इनके ये लागू किए हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 दृष्टिकोण थे। 3 दृष्टिकोण मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो स्पष्ट रूप से ही उसकी हेडिंग में ही ये उल्लेख होना चाहिए कि कर परिहार की संभावना नहीं होगी। तो दूसरा दृष्टिकोण में बताया था कि कुछ मानदंड रखे गए थे, जैसे निवेश संबंधी मानदंड, कर्मचारी संबंधी मानदंड, और तीसरे गार संबंधी अप्रोच थी। और इसमें 15 सूत्री कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से मैंने 4-5 शब्दावली काम में ली जाती है। वहाँ पे पूर्व में प्रश्न पूछे गए, जैसे इक्विलाइजेशन लेवी क्या होती है, और उसमें गूगल टैक्स बताया। उसके बाद में आपको गूगल टैक्स क्या होता है, जो भी कंपनी है डिजिटल माध्यमों द्वारा अपना प्रचार या विज्ञापन करती है तो उस पर जो कर लगाया जाता है उसे गूगल टैक्स कहते हैं। तो ये इसको पूरे सभी कंपनियों के लिए एक ही लगाया जाए, उसमें अलग अलग कंपनी अलग अलग नहीं लगाई, इसलिए इक्विलाइजेशन लेवी का प्रावधान किया गया है। इसलिए आमतौर पर 6% तो उसमें प्रावधान रखा गया था। उससे 15 सूत्री कार्य योजना के आगे क्या बताया, 15 सूत्री कार्य योजना में उससे आगे क्या बताया गया, उससे कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग का प्रावधान है कि एक कंपनी स्थापित है तो अपने पूरी जहाँ विश्व में जहाँ भी उसकी कंपनियाँ स्थापित है सबके बारे में पहले ही बताएगा भाई मेरी कंपनियाँ कहाँ पर है। तो ये कंप्लीट रूप से प्रत्यक्ष कर सुधार मैंने आपको
पूरे पढ़ा दिए हैं। अब अगर यदि आपको ये समझ में आ गया तो आज ये मेंस मुख्य यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में दे रहा हूँ। आप इसका उत्तर लिखिए। आपको पूरा समझ में आ गया होगा तो आप इसका उत्तर अवश्य दे पाएंगे, और कमेंट बॉक्स में इसको पोस्ट कर दीजिए। मैं इसको उत्तर को देख के मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या सुधार की संभावना है, और आपको उसमें निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। तो प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर सुधार से आप क्या समझते हैं? भारत में प्रत्यक्ष कर सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए। आपको ये 200 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। इंग्लिश में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स? डिस्कस द स्टेप्स टेकन टुवार्ड्स डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। आमतौर पे 10 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज की क्लास से संबंधित बहुचयनात्मक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। आप इनके उत्तर देने का प्रयास करें। आप इनके कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। अब तो मैं आपको फिर इनके अगली जब क्लास में लेऊंगा जीएसटी से रिलेटेड, उसमें मैं आपको इनके पूर्ण का प्रश्नों का उत्तर विश्लेषण के सहित आपको प्रस्तुत करूंगा। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको 5 प्रश्न दिए थे क्लास के अंत में, उनका मैं आज उन क्वेश्चनों का डिस्कशन भी आपको इस क्लास में कर दूंगा। तो आपको जो अगली क्लास में इन 5 क्वेश्चनों को हल करना है और उनके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, गार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन, इसे सर्वप्रथम 2009 में प्रस्तावित किया गया था। दूसरा कथन, गार को दोहरा कराधान परिहार समझौता का निवेशकों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की पृष्ठभूमि में लाया गया है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इन चारों ऑप्शन में से आपको उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जो डीटीए के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये समझौते सीमा पार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाते हैं। दूसरा कथन है, डीटीए के प्रावधान के अनुसार किसी एक ही देश में कर वसूला जा सकता है। तो इनमें से आपको कौन सा कथन सही है? इनमें से 4 ऑप्शनों में से आपको इसको छांटना है। अगला तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, गार प्रत्यक्ष कर प्रणाली का एक नियम है जिसका उद्देश्य कर प्रहार पर अंकुश लगाना है। दूसरा कथन है, डीटीए 2 देशों के बीच एक समझौता होता है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक आय या गतिविधि पर एक बार ही कर लगाया जाएगा। इन दोनों कथनों में से जो भी सत्य हो आपको उसको छांटना है। यदि एक कथन है तो एक ए ऑप्शन, 2 कथन है तो बी, दोनों ही सही है तो सी ऑप्शन टिक करना है, और कोई भी सही नहीं है तो आपको डी ऑप्शन टिक करना है, और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपका आंसर कौन सा है। अगला प्रश्न दोस्तों, पार्थ सारथी सोम समिति की स्थापना का संबंध जीएसटी सुधारों से, गार सुधारों से, बैंकिंग व्यवस्था सुधार से, बजट घाटे से। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला, तो ये तो आज की क्लास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मेंस एग्जाम क्वेश्चन है जो आपको हल करने हैं। अब इससे पहले की जो क्लास 2 थी अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड, वो क्लास फर्स्ट प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड, तो उनके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 2 के मैंने आपको उसमें दिए थे। तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे उनके उत्तर लिखे भी सही, तो मैं आज उनको डिस्कशन कर देता हूँ आंसर्स का, कि उनके आंसर क्या होंगे और ये क्यों होंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन वो ये है दोस्तों, प्रगतिशील कर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था, आय में वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होती है। दूसरा कथन था, व्यक्तिगत आय कर इसका प्रमुख उदाहरण है। और तीसरा कथन था, आय असमानता के लिए आवश्यक, क्योंकि कम आय के लिए कम एवं अधिक आय के लिए अधिक कर देना पड़ता है। तो इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों डी। आंसर डी क्यों जाएगा? क्योंकि प्रगतिशील कर मैंने आपको ग्राफ में बताया था, प्रगतिशील कर ये होता है आय बढ़ने के साथ इसमें क्या होता है, कर की दर में वृद्धि होती है। तो ये कथन सही है। दूसरा, व्यक्तिगत आय कर इसका प्रमुख उदाहरण है, जो हमारा पर्सनल इनकम टैक्स मैंने आपको बताया था। आय समानता के लिए भी आवश्यक, ये प्रोग्रेसिव टैक्स में जो जिसकी टैक्स स्लैब जो बने हुए हैं 2.5 लाख तक, तो 2.5 लाख तक तो छूट होती है, 5 लाख तक जितना भी कर लिया जाता है 5%, उसके बाद में आगे तो ये कम आय कर वाले से कम, अधिक आय वाले से अधिक कर लिया जाता है। तो तीनों कथन आपको इसमें सही है। अगला प्रश्न था दोस्तों, करारारोपण के प्रभाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था कराघात इम्पैक्ट इंसिडेंस के मैंने आपको विस्तृत अध्ययन समझाया था। तो इसमें वह करारोपण जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उसमें जिस व्यक्ति ये इसमें दब गया है उसमें उसका समन करना होता है। और करापात इंसिडेंस में जिस पर करा उसके द्वारा कर के भार को हतोत्साहित किया जाता है। तो नीचे दिए गए कोड का चयन, तो इसमें से दोनों ही कथन सही है।
तो ये है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है। मैंने बताया था इम्पैक्ट, जहाँ जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, और जिसके द्वारा जिस पर कर आरोपित किया जाता है वो करापात। तो इससे दोनों ही कथन इसमें सही है और आंसर जाएगा सी। मैंने आपको उदाहरण भी समझाया था, एक व्यक्ति एक फर्म है जो उत्पादक करती है, और ये दुकानदार है और ये ग्राहक है। तो यहाँ पर जो कर लगता है, यहाँ पर कर लगता है तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, और ग्राहक को जो अंतिम रूप से करों का जो भुगतान करना पड़ेगा वो क्या होगा दोस्तों, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो इससे दोनों ही कथन सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न था दोस्तों, निम्न में से कौन सा कर एक प्रगतिशील कर नहीं है, प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं है। अब इससे वाले प्रश्न में, पहले वाले में था इनकम टैक्स प्रगतिशील कर है। प्रगतिशील कर वह है कि जिसमें आय बढ़ने के साथ कर की दर में वृद्धि हो। संपत्ति कर, जैसे अब वेल्थ टैक्स को अब समाप्त कर दिया गया है, तो इसमें जिसकी ज्यादा संपत्ति उस पर ज्यादा कर लगता है, जिसकी कम संपत्ति उस पर कम कर लगता है। तो इसमें संपत्ति कर। तो बिक्री कर बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो बिक्री कर सबको, माना कि मैंने ये डस्टर है, ये डस्टर बेचा, डस्टर किसी को भी बेचूं मैं, इस पर बिक्री कर 5 रुपये, 5%, माना 20 रुपये का डस्टर है तो 5% इस पर बिक्री कर है। तो ये सभी को देना पड़ेगा। जिसकी आय 1 करोड़ होगी उसको भी डस्टर इतने का ही मिलेगा, जिसकी आय 100 रुपये होगी उसको भी डस्टर इतने का ही मिलेगा। तो यह प्रगतिशील कर नहीं है। मैंने जब पढ़ाया था तब बहुत अच्छे से इनको समझाया था। अगला कथन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आनुपातिक कर प्रणाली में एक सीमा तक कर की दर बढ़ती है फिर स्थिर हो जाती है। ये कथन गलत है दोस्तों। ये आनुपातिक कर प्रणाली में ऐसा नहीं होता। ये दोस्तों होता है अधोगामी कर प्रणाली में, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में दोस्तों ऐसा होता है कि एक सीमा तक कर की दर बढ़ती है, उसके बाद स्थिर हो जाती है। जबकि यहाँ पर कौन सा लिख रहा है, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। तो ये कथन हो गया गलत। अगला कथन में प्रतिगामी कर प्रणाली में कर योग्य आय में वृद्धि होने से सीमांत कर की दर में वृद्धि हो जाती है। ये कथन भी हो गया गलत। ये प्रतिगामी कर प्रणाली के रिग्रेसिव सिस्टम के लिए ये ग्राफ था दोस्तों, जिसमें अधिक आय वालों से कम कर और कम आय वालों से अधिक कर लिया जाता था। तो यहाँ पर कर योग्य आय में वृद्धि होने सीमांत कर की दर में भी वृद्धि होती है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है और आंसर जाएगा डी। अगला कथन है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्यक्ष कर में करापात एवं कराघात समान होता है, और अप्रत्यक्ष कर में करापात एवं कराघात समान नहीं होते। प्रत्यक्ष कर में मैंने आपको बताया था दोस्तों, करापात एवं कराघात, करापात अलग है, कराघात अलग है। इनकी इंग्लिश अर्थ ध्यान रखें, इम्पैक्ट और इंसिडेंस। इम्पैक्ट तो वह है कि जहाँ पर कर लगाया जाता है अंतिम, और इंसिडेंस वह है जिसको अंतिम रूप से करों का भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई कथन में, ये कथन गलत है दोस्तों। करापात एवं कराघात समान होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी भी दर अलग हो सकती है, इसकी भी दर अलग हो सकती है। तो ये कथन गलत है। अप्रत्यक्ष कर में भी करापात और कराघात समान नहीं होते, तो ये कथन भी गलत है दोस्तों, और इसका उत्तर जाएगा डी। आपको ये इनका विश्लेषण समझ में आ गया होगा, पांचों क्वेश्चनों के उत्तर ये क्यों दिए जा रहे हैं, और इनके उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल को जरूर दबा दें। जय हिंद दोस्तों।